हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर सेकंड चल रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का जो बिखराव है वो कैसे होता है। ठीक है, और बीजों का बिखराव क्या होता है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, यानी कि जो बीजों का बिखराव होता है, जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो उनको वहाँ तक ले जाने का काम कौन करता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम एजेंट्स कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एजेंट्स हैं जो कि सीड्स के डिस्पर्जल में, यानी कि बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। दीज आर बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये जो एजेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, बायोटिक हैं और एबायोटिक हैं। यानी कि बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो जीव जो जीवित होते हैं। ठीक है, और जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। दूसरा जो एजेंट है वो है एबायोटिक, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि अजीवित यानी कि निर्जीव चीज़ें। तो एबायोटिक के अंदर जैसे कि विंड है, वाटर है, यानी कि हवा है, पानी है, इनके द्वारा भी बीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, यानी कि सीड्स का डिस्पर्जल होता है। तो इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा। बायोटिक एजेंट्स आर बेसिकली लिविंग बींग्स सच एज बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एट्सेट्रा। तो जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि जीवित प्राणी होते हैं। जैसे कि बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी, एनिमल्स जानवर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान। ह्यूमन्स ईट्स फ्रूट एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। तो इंसान क्या करता है, फलों को खाता है और उनके बीजों को फेंक देता है। Animals and birds take fruits with seeds, but seeds do not get digested, so they are excreted. तो जो एनिमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो फ्रूट्स के साथ साथ बीजों को भी खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो बीजों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर बीजों का पाचन नहीं हो पाता है, तो वो बीज उनकी बॉडी से वैसे ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरे टाइप के जो एजेंट्स हैं वो हैं एबायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक एजेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लाइक विंड एंड वाटर आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो हवा और पानी जो है उनकी वजह से भी सीड्स का डिस्पर्जल होता है, यानी कि बीजों का बिखराव होता है। सीड विच आर स्पंजी इन नेचर इजली फ्लोट ऑन वाटर एंड आर डिस्पर्स्ड। तो ऐसे बीज जो स्पंजी होते हैं, ठीक है, यानी कि कॉटन की तरह होते हैं, रुई की तरह, ठीक है, तो वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पानी के साथ पहुंच जाते हैं। सीड्स विच आर लाइट इन वेट कैन बी डिस्पर्स थ्रू विंड। तो ऐसे बीज जो बिल्कुल हल्के होते हैं, ठीक है, तो वो हवा के साथ उड़ सकते हैं, यानी कि हवा के साथ वो बह सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा सीड्स का जो डिस्पर्जल का टॉपिक था वो हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है क्रीप एंड रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं मेनली। ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती हैं। तो भारत के अंदर मुख्य रूप से दो तरह की फसलें होती हैं, एक है खरीफ और दूसरी है रबी, यानी कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो क्या होती हैं इन्हीं को हम पढ़ लेते हैं। द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो ऐसी फसलें जो बरसात के मौसम में लगाई जाती हैं या उगाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। दे आर ग्रोन फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। तो इनको कब उगाया जाता है, तो इनको जुलाई से सितंबर तक लगाया जाता है। दे आर हार्वेस्टेड इन ऑटम सीजन। और इनकी कटाई कब होती है, इनकी कटाई होती है पतझड़ के मौसम में। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेज, पल्सेस, सीरियल्स, ग्राउंडनट्स एंड शुगर कैन आर द मेन खरीफ क्रॉप्स। तो जैसे कि मक्का है, दालें हैं, अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्रॉप है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स दैट आर शोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसी फसलें जो कि सर्द ऋतु के अंदर या सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को रबी क्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि रबी फसलें कहा जाता है। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इन इंडिया। तो इनको कब लगाया जाता है, इनको नवंबर से अप्रैल तक लगाया जाता है। द हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ रबी क्रॉप्स इज स्प्रिंग। तो इनकी कटाई कब होती है, तो इनकी कटाई होती है स्प्रिंग सीजन के अंदर, यानी कि बसंत ऋतु के अंदर। दीज आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स।
इनको सर्द ऋतु की फसलें भी कहा जाता है, यानी कि विंटर क्रॉप्स भी इनको कहा जाता है। वीट, ग्राम एट्सेट्रा आर द रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स की, जैसे कि गेहूं है, चना है, ठीक है। तो ये कुछ रबी क्रॉप्स हैं। इसके अलावा जो एक और टॉपिक है क्रॉप से रिलेटेड, वो है पेस्टिसाइड्स। फार्मर यूजेस पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो किसान क्या करता है, अपनी फसलों को इंसेक्ट से यानी कि कीटों से और पेस्ट से बचाने के लिए, यानी कि कुछ कीट पतंगे होते हैं जो फसलों को ख़राब करते हैं, जिससे कि फसलों का जो उत्पादन है यानी कि प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि इन इंसेक्ट और पेस्ट से सुरक्षा के लिए फसलों के ऊपर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से फिर वो फसलें सुरक्षित रहती है, उनके ऊपर कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, ठीक है, वो फसलों को बर्बाद नहीं करते हैं। अदरवाइज इंसेक्ट विल हार्म द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो अगर किसान ऐसा नहीं करेंगे, उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो कीड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो फसलों की प्रोडक्शन को, यानी कि जो फसलों का उत्पादन होगा वो खराब कर देते हैं, यानी उसको हानि पहुंचाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, और साथ में ही हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।